आइए जी, क्वेश्चन नंबर 79 जो है ये पढ़ते हैं हम। और ये बेसिकली आपका ना फॉरेन एक्सचेंज वाला जो इंडेक्स था हमारा, इंडेक्स 21, उससे रिलेटेड है। तो मैंने वहां पर आपको ना एक क्वेश्चन कराया था, आई डोंट थिंक सेम यही वाला था या कोई और सा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि ये इंडेक्स 21 से रिलेटेड है। तो यहां पर क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका सॉल्यूशन भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। कहता है एन इंडियन एंटिटी whose functional currency is rupees purchases USD denominated bond at fair value of USD 1000 USD के हमने बॉन्ड परचेज करे। सर रुपी में कितने, अब ये आगे सब बता देगा। 1000 USD के हमने बॉन्ड परचेज करे। कहता है बॉन्ड कैरी स्टेटेड इंटरेस्ट 4.7% पर एनम ऑन इट्स फेस वैल्यू। कहता है बॉन्ड पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, 4.7% पर एनम फेस वैल्यू पर मिलेगा। सर 1000 रुपए पर $1000 पर 4.7% नहीं भाई, 1000 US डॉलर तो फेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू पे मिलता है हमेशा इंटरेस्ट। फेस वैल्यू सर कितनी है आगे बता देगा, हमें नहीं बताएगा तो कुछ इंटरेस्ट कितना होगा वो अमाउंट बता देगा या तो, ठीक है, या तरीका बता देगा। पढ़ते हैं आगे। कहता है सेड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एट द ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड पर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली 31 मार्च वाले दिन इंटरेस्ट मिलेगा। सर ये वाली चीज बताने का पर्पस क्या है भाई, ये वाली चीज बताने का कोई खास पर्पस नहीं है, ईयर एंड पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, बट यहां पर आपका पर्पस है क्योंकि इंडेक्स 21 के हिसाब से अपने को कन्वर्ट करना होता है, आपको फॉरेन करेंसी को रुपी में ट्रांसलेट करना होता है। तो वो कैसे करते हो आप भाई, क्लोजिंग रेट पे करोगे, एवरेज रेट पे करोगे, वो सारी चीजें, हिस्टोरिकल रेट पे करोगे, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है सर। कहते हैं बॉन्ड हैज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, एंड रिडीमेबल एट इट्स फेस वैल्यू 1250। तो यहां पर बता दिया उसने फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, और फेस वैल्यू कितनी है 1250। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1250 का 4.7 मतलब $59 का इंटरेस्ट मिलेगा, $59 का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है सर। सर फिर वही बात आ गई, रुपये में कितना भाई, अभी आगे बता देगा सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कहता है फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज USD 1060। कहता है जो आपका फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड है एट फर्स्ट ईयर एंड, भाई मैंने जब परचेज किया था तो मैंने 1000 पर परचेज किया। ठीक है, जीरो पीरियड पर 1000 डॉलर फेयर वैल्यू थी, जो कि आपका ईयर एंड 1 पर $1060 की आपकी फेयर वैल्यू हो गई। फेयर वैल्यू 1060। सर फर्स्ट ईयर एंड पर फेस वैल्यू कितनी हो गई डॉलर की बढ़कर, तो भाई फेस वैल्यू तो जो है वही रहती है, वो 1250 है तो 1250 ही रहेगी। जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है वो फेयर वैल्यू में आता है। बात समझ में आती है? तो अगर ये एकदम सिली सा डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। उसके बाद में कहता है एक्सचेंज रेट। अब देखो एक्सचेंज रेट की बातें कर रहा है। कहता है एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जब हमने परचेज किया फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, कहता है वो कितना है, और एट द एंड कितना है। कहता है USD 40 है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग रेट, और 45 है क्लोजिंग रेट। ठीक है, और कहता है वेटेड एवरेज रेट भी दे रखा है आपको 42। ओपनिंग रेट दे रखा है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, जिस दिन परचेज करिए उस दिन का रेट दे रखा है, क्लोजिंग रेट भी दे रखा है हमें, और एवरेज रेट भी दे रखा है 40, 45 और उसके बीच में 42। ये 42 कैसे निकला होगा, ये मैंने इंडेक्स 21 में आपको डिटेल में डिस्कस करके बताया कि ये 42 कैसे निकाला गया होगा। ठीक है, बाकी हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना होता है, क्वेश्चन में देता है कि भाई साहब 42 रुपए आपका एवरेज रेट है। कहता है एंटिटी हैज डिटरमाइंड दैट इट इज होल्डिंग द बॉन्ड एज ए पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हुज ऑब्जेक्टिव इज मेट बोथ बाय होल्डिंग द असेट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड सेलिंग द एसेट। कहता है ये जो हमने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करी है, इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा, तो कहता है हमारे ना दोनों पर्पस हैं, बोथ दोनों पर्पस हमें मैट करने हैं। कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी कमाने और असेट को प्राइस बढ़ने पे हम सेल भी कर देंगे, मतलब फेयर वैल्यू गेन कमाने का भी मेरा ऑब्जेक्टिव है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करने का भी मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो क्या आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर इस बॉन्ड की, जो ये बॉन्ड हमने खरीदे हैं, मींस हमारी एक फाइनेंशियल एसेट है, इस फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग हमें कौन से मेथड से करनी चाहिए? क्या यहां पर ACM मेथड लगा दूं, क्या यहां पर FVTPL मेथड लगा दूं? नहीं सर, यहां पर लगेगा FVT OCI मेथड। उसके बाद में कहता है
परचेजेस यूएसडी बॉन्ड इज टू बी क्लासिफाइड अंडर एफईटी ओसीआई कैटेगरी। मुझे आप बताओ, क्या आप इस पर डिपेंडेंट हो कि आपको ये बताया जाए कि भाई साहब कौन सा मेथड लगाना है? आपको नहीं लग रहा कि क्वेश्चन हमारी बेइज्जती कर रहा है ये बता के कि भाई साहब एफईटी ओसीआई लगा देना, आपको तो पता नहीं होगा? हम क्या बोलेंगे, भैया मत बता, तूने पर्पस बता दिया ना, अब हमें पता है कौन सा मेथड लगाना है। हमें मत बता, हमें ज्ञान अब ज्यादा मत दे क्वेश्चन कि एफईटी ओसीआई लगाना है। तूने पर्पस बता दिया ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कमाना है और सेल करने पर पैसा कमाना है, बस हम समझ गए एफईटी ओसीआई लगाना है। ये लाइन ना भी देता तो भी क्या मुझे कोई प्रॉब्लम थी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर हमारे तो कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग है, इसलिए हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है। हम रट्टा मार के नहीं बैठे कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करना है, हमें पता है क्या करना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते। कहता है बॉन्ड रिजल्ट इन इफेक्टिव रेट। अब भाई यहां पर परचेज कराया है आपने फेयर वैल्यू पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा ना कि इफेक्टिवली आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। कहता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है आपका 10% का। ठीक है सर। कहता है अच्छा कूपन रेट कितना है आपका 4.7%। कहता है कैलकुलेट गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 1 ऑल्सो पास जर्नल एंट्री। कहता है सर गेन लॉस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना लेकर जाएंगे और प्रॉफिट लॉस पे कितना लेकर जाएंगे। सर एफईटी ओसीआई है, क्या बात कर रहे हो सर प्रॉफिट लॉस में? भाई एक्सचेंज गेन लॉस भी तो आ सकता है ना, तो एक्सचेंज गेन लॉस जो आएगा वो तो आपका प्रॉफिट लॉस में आएगा, और जो आपका इंडेस्ट 109 के हिसाब से आएगा गेन लॉस फेयर वैल्यू वाला चेंज, वो ओसीआई में डालेंगे। बात समझ में आती है? ठीक है सर। कहता है जनरल एंट्री आप पास करके दिखाओ। आगे कुछ कह रहा है क्वेश्चन में? नहीं, आगे सॉल्यूशन शुरू हो गया। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 79। सॉल्यूशन नंबर 79। चलिए जी, तो हम डायरेक्ट ना पहले जर्नल एंट्रीज ही पास कर लेते हैं, एमोर्टाइजेशन टेबल भी बनाएंगे, हम पहले जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो यह पहले एमोर्टाइजेशन टेबल ही बना लेते हैं। आइए, मैंने आपसे कहा एमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनाओगे आप? सर बिल्कुल सिंपल है, हम बोलेंगे यहां पर ईयर। अच्छा एमोर्टाइजेशन टेबल ना अब मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ईयर ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब देखो 1 साल की बनानी है बस, ठीक है, तो मैं रुपी और डॉलर दोनों में बनाऊंगा। ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एट द रेट, कितना था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। इंटरेस्ट एट द रेट 10% आ जाएगा और रिसीप्ट आ जाएगी और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे पहले ना डॉलर की, ईयर 1 में। तो आप मुझे बताओ $1000 का मेरा ओपनिंग बैलेंस था, $1000 की मैंने परचेज किया था बॉन्ड। इस $1000 पर मैं 10% का इंटरेस्ट लगाऊंगा, $100 मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। और रिसीव कितने डॉलर होंगे मुझे? सर रिसीव होंगे मुझे डॉलर, कितने डॉलर रिसीव हुए? एक्चुअल में कितना डॉलर मिलेगा मुझे? $1250 पर 4.7% एक्चुअल में मिला होगा, $59। ठीक, $59 मुझे मिल गए होंगे। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? $1000 प्लस $100 का इंटरेस्ट मिला और $59 रिसीव हो गए, तो $1041। ठीक है, डॉलर 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 डॉलर। अच्छा वैसे तो मैंने यहां पे लिख ही दिया था कन्वर्जन रेट। ठीक है, कन्वर्जन रेट। अब मान लो इसको हम कन्वर्ट करना है रुपी करेंसी में, तो इसको मैं ओपनिंग पे कन्वर्ट करूंगा ₹40 पर, इंटरेस्ट एवरेज पर कन्वर्ट होगा ₹42 पर, और जो रिसिप्ट है वो 31 मार्च वाले दिन आई होगी, 45 पर कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां पर रुपीस करेंसी में कितना हो जाएगा? ये आपका 1000 मल्टीप्लाई बाय 40, ₹40,000 हो जाएगा।
और ये आपका 4200 हो जाएगा, और $59 मल्टीप्लाई बाय 45, 2655 रुपये हो जाएगा जो अमाउंट रिसीव हुआ है। तो आप मुझे बताओ ये प्लस ये माइनस ये करके बैलेंस कितना आएगा मेरा? सर ये आ जाएगा आपका 40,000 प्लस 4200 माइनस 2655। अरे क्या आ गया? 40,000 प्लस 4200 माइनस 2655, 41,545, 41,545। ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस एज पर लेजर। इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर मत देखना, इसमें वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा आपको। जैसे मैं करा रहा हूं उस तरीके से आप करोगे तो आपको सिंपल तरीके से समझ में आएगा। ठीक है सर, इसके बाद में जर्नल एंट्रीज हम पास कर लें क्या? हाँ सर, जर्नल एंट्रीज आप पास कर लो। तो आइए जर्नल एंट्रीज। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बॉन्ड परचेज करने की एंट्री पास कर लूं। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल असेट डेबिट, टू बैंक। किस पर दिखाएंगे सर? $1,000 की परचेज करिए, इसको कन्वर्ट करेंगे 40 रुपए पर, तो $40,000, $40,000 सॉरी 40,000 रुपए में। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट की एंट्री दिखाएंगे। हाँ सर, उसके बाद में इंटरेस्ट की एंट्री दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट बुक पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की। फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट, फाइनेंशियल असेट कह लो या बॉन्ड कह लो, ठीक है। फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, कितना रुपए सर? 4200 रुपए। 4200 कैसे सर? $100 का इंटरेस्ट मिला जो कि रुपी करेंसी में 42 से कन्वर्ट होगा, तो 4200 रुपए का इंटरेस्ट हमने कमाया। इंटरेस्ट मिला ना बोलकर मैं उसको कहूं कमाया, कि ये कमाया मैंने, अर्न। अच्छा, एक्चुअल में कैश फ्लोज मिले कितने मुझे? एक्चुअल में कैश फ्लोज मिले मुझे 2655 रुपए, मतलब $59 रिसीव्ड हुआ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर? $59 रिसीव हुए और वो हुए 45 के रेट से, क्लोजिंग रेट पर, तो 2655 रुपए रिसीव हुए। टू फाइनेंशियल असेट, $2655। यहां तक बात समझ में आती है? क्या ये तीन एंट्री डालने के बाद में, क्या ये तीन एंट्रीज डालने के बाद में मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल असेट 41,545 आ गया होगा? फाइनेंशियल असेट इज इक्वल टू 41,545। हाँ सर, भाई यही तो किया है। एमोर्टाइजेशन टेबल क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। 40,000 में ये 4200 प्लस करके ये 2600 माइनस कर दिया तो 41,545 आ गया। क्या वही मेरा यहां पर ये बैलेंस आ रहा है? हाँ सर, इतनी सी तो बात है। ठीक है सर, आगे की बात करते हैं। इसके बाद में अब आगे मुझे एक बार ना आपको क्वेश्चन पढ़ाना है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप क्या मुझे बता सकते हो? अच्छा, ये तो लिख दिया ना मैंने 1041, मतलब मेरी डॉलर में इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1041 की। मैं पेन फिर से चेंज करता हूं। डॉलर में इन्वेस्टमेंट कितनी है? $1041 की। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर। और $1041 की जो इन्वेस्टमेंट है वो रुपी टर्म्स में कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रही है? 41,545। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका जो फाइनेंशियल असेट 1041 की जो इन्वेस्टमेंट है ये रुपी टर्म्स में कितने रुपए पर स्टैंड करनी चाहिए? ये करनी चाहिए सर 1041 मल्टीप्लाई बाय 45 रुपीज से, क्योंकि क्लोजिंग रेट पर असेट है, क्लोजिंग रेट पर हम क्या करेंगे? उसको रीस्टेट करेंगे। तो ये कितनी दिखनी चाहिए सर? 46,845। ये दिखना चाहिए सर 46,845। दिख कितनी रही है? 41,545। 46,845 पर दिखनी चाहिए और दिख रही है कितनी? 41,545 पर। तो क्या
इसको मुझे 45 रुपीज पर स्टैंड करने के लिए अपनी एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज गेन हुआ है, मुझे यहां पर एक्सचेंज रेट की वजह से गेन हुआ है। यहां पर अगर मैं बताओ आप मुझे एक्सचेंज रेट क्या रहा होगा, यहां पर एक्सचेंज रेट रहा होगा सर 41,545 डिवाइडेड बाय 1041। अगर मैं एवरेजली निकालूं तो कितना बना, 41,545 डिवाइडेड बाय 1041, 39 रुपीज पर दिख रहा है। 39, 40 कर दूं उसको या 40 ना करो, 39.90 इस रेट पर दिख रहा है ये, ठीक है। दिखना चाहिए किस पर, 45 पर। तो हमने कहा 1041 अभी हमारा कहीं ना कहीं 39 पर दिख रहा है, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है 41,545। दिखना चाहिए कितने रुपए पर, 45 रुपए पर, मतलब 46,845 पर। तो हम कहेंगे कि 41,545 का जो असेट है उसको बढ़ाकर 46,845 करना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या एंट्री पास होगी? तो मैं बोलूंगा यहां पर फोर्थ वाली एंट्री पास होगी आपकी, फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट, टू एक्सचेंज गेन पीएल में। कितना जाएगा? ये जाएगा सर 1041 मल्टीप्लाई बाय, ये ऐसे ना करें, सीधे डायरेक्ट करें, 1041 मल्टीप्लाई बाय 45 पर दिखना चाहिए। दिख कितने पर आया, 41,845 पर। एग्री करते हो? 41,845 पर दिख रहा है ऑलरेडी और दिखना चाहिए इतनी वैल्यू पर। तो हम कहेंगे कि इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका 5300। तो 5300 तो आपका कहां चला जाएगा, एक्सचेंज गेन में, ठीक है सर। तो ये वाली एंट्री पास करने के बाद, अब मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं उसके बाद मैं एंट्री पास करूंगा। आफ्टर दिस एंट्री, आफ्टर पासिंग एंट्री नंबर 4, फाइनेंशियल असेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 1041 मल्टीप्लाई बाय 45, 46,845। इतने रुपए पर मेरी अभी असेट दिख रही है। एग्रीड? इतने रुपए पर मेरी अभी असेट दिख रही है। और ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 46,1041 डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्रीड? यस सर। बट अब देखो, बट फेयर वैल्यू ऑफ लोन या फाइनेंशियल एसेट ऑन ईयर 1 एंड इज इक्वल टू 1060 डॉलर। लोन की फेयर वैल्यू ही बढ़ गई भाई, लोन की फेयर वैल्यू, क्योंकि डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है तो आपका फेयर वैल्यू भी तो डॉलर में बढ़ेगी ना। तो जो वैल्यू मेरे पास में 1041 डॉलर की दिख रही है उसकी फेयर वैल्यू एक्चुअल में हो गई है 1060 डॉलर। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू गेन हो गया मुझे। फेयर वैल्यू गेन हो गया कितना, 1060 डॉलर माइनस 1041 डॉलर। तो क्या ये 19 डॉलर का फेयर वैल्यू गेन हो गया? बिल्कुल सर, 19 डॉलर का फेयर वैल्यू गेन हो गया। एग्रीड? ठीक है सर। अब ये जो फेयर वैल्यू गेन है, ये वाला गेन कहां जाएगा, ये गेन जाएगा ओसीआई में। ये वाला गेन कहां जाएगा, ओसीआई में। भाई सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो वही लग रहे हैं ना हमारे। यहां पे तो सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया है, क्योंकि यहां पर डॉलर वाली बातें हो रही है, मतलब कन्वर्जन रेट वगैरह भी देखना पड़ रहा है अपने को। तो मैंने आपसे कहा जो फेयर वैल्यू के बढ़ने की वजह से वैल्यू बढ़ी, उतना पोर्शन हमारा कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू हमारा रेट के बढ़ने की वजह से करी, मैंने कहा 1041 डॉलर दिख रहे थे 41,545 पर, जबकि 1041 डॉलर दिखने चाहिए 46,000 पर। तो हमने कहा इसका और इसका जो डिफरेंस है, इसका और इसका जो डिफरेंस है 5300 का, वो हमारा एक्सचेंज रेट की वजह से घटा, बढ़ा, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो 1041 डॉलर 46,000 पर दिख रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कितने के दिखने चाहिए, वैल्यू फेयर वैल्यू स्टैंड इन बैलेंस शीट इज इक्वल टू 1060 डॉलर मल्टीप्लाई बाय 45 के दिखने चाहिए। 1060 डॉलर क्यों सर,
क्योंकि सर फेयर वैल्यू $1060 है और $1060 को फिर क्लोजिंग रेट पर आप कन्वर्ट करोगे, वो है 45। तो आइडियली कितना दिखना चाहिए आपका 1060 मल्टीप्लाई बाय 45, 47,700, 47,700 इतने रुपए के इन्वेस्टमेंट दिखने चाहिए, लेस फाइनेंशियल असेट करंट वैल्यू। फाइनेंशियल असेट की करंट वैल्यू कितनी है वो मैंने अभी बताई आपको 46,845 है। अभी बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है बिफोर वैल्यूएशन, बिफोर रीवैल्यूएशन कितनी दिख रही है, मतलब फेयर वैल्यू अभी कंसीडर नहीं करी मैंने, उससे पहले कितने की दिख रही है 46,845। ये $1041 दिख रहे हैं मेरी बुक्स में अभी 46,000 रुपए के, और दिखने चाहिए $1060.45 के हिसाब से, ठीक है, और दिख रहे हैं $1041.45 के हिसाब से, कितने पर 46,845 पर। तो हम कहेंगे ओसीआई में कितना वैल्यू डाल देंगे, ओसीआई गेन कितना हो जाएगा आपका 47,700 माइनस 46,845, 855 रुपए। 855 रुपए आप कहां डाल दोगे ओसीआई गेन में। अब इसकी एंट्री क्या पास करोगे, आइए एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री नंबर कौन सी आएगी आपकी, चौथी, पांचवी एंट्री। फिफ्थ एंट्री क्या पास करोगे आप सर, फाइनेंशियल असेट डेबिट 855 रुपए से टू ओसीआई 855 रुपए, बस सिंपल सी बात है, ये एंट्री आप पास करो। ये एंट्री क्या पास करी कि भाई 855 रुपए का हमें फेयर वैल्यूएशन गेन हो गया, ठीक है, 855 रुपए का हमें फेयर वैल्यू गेन हो गया, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल असेट बढ़ा दो और जो गेन है उसको कहां डाल दोगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, क्योंकि वो उसने ऊपर बोल दिया था हमसे कि एफईटी ओसीआई में लेके जाना है, ठीक है। और इसको आप सिंपल ऐसे भी सोच सकते हो ना, $1060 माइनस $1041, ठीक है, ये हमारा $19 का गेन हुआ, इस डॉलर के गेन को 45 रुपए पे कन्वर्ट कर लो क्लोजिंग रेट पर, तो भी आपका 855 आ जाएगा। या फिर फंडामेंटल, ज्यादा फंडामेंटल क्या है सर, ज्यादा फंडामेंटल ये है कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी दिखनी चाहिए बैलेंस शीट में फाइनली आफ्टर कंसीडरिंग फेयर वैल्यूएशन एज ऑन ईयर एंड 1, सर दिखना चाहिए $1060 मल्टीप्लाई बाय 45, $1060 की इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय 45, 47,700 की दिखनी चाहिए। दिख कितनी की रही है 46,845 की, तो फेयर वैल्यूएशन गेन कितना हो गया हमारा 855 रुपए, और 41,000 से, और जो हमारा एज पर लेजर 41,000 रुपए का जो बैलेंस आ रहा था, वहां से 46 लाने तक जो डिफरेंस है ये आपका एक्सचेंज डिफरेंस था 5300 रुपए का, मतलब टोटल जो आपका गेन हुआ वो 5300 प्लस 855, 6155 रुपए का गेन हुआ। आपकी फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू 6155 रुपए से बढ़ी, ठीक है, उसमें से 5300 रुपए की तो एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से बढ़ी, तो एंट्री पास कर दी हमने फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। उसके बाद में हमने देखा अभी भी वैल्यू कम आ रही है, $1041 46,000 रुपए दिख रहे हैं, जबकि $1060 दिखने चाहिए, तो हमने कहा जो $19 का फेयर वैल्यू गेन हुआ है उसको भी ऐड कर दो फाइनेंशियल एसेट पे, और वो जो गेन हुआ है वो फेयर वैल्यू बढ़ने की वजह से हुआ है, तो उसको आप क्या करोगे, आप ओसीआई में डाल दोगे, ठीक है। तो बस ये एंट्री हमने करी है बेसिकली। ये देखो आप, ये वाली जो एंट्री है 5300 रुपए, एक तो ये वैल्यू बढ़ी, और ये जो आपका 855 रुपए है ये वैल्यू बढ़ी, ठीक। और एज पर लेजर जो कन्वर्ट कर करा के जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था वो तो 41,545 ही आ रहा था, इसको फिर हमने एक्सचेंज डिफरेंस से बढ़ाया 5300 रुपए से, उसके बाद में फिर हमने कहा कि हमारा फेयर वैल्यूएशन गेन से बढ़ा। बात समझ में आती है, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब इसमें देखो यहां पर ये आपका एक तरह से ना वर्किंग नोट है, आप कह लो वर्किंग नोट, ताकि आपको समझने में इजी रहे, तो वो मैंने एंट्री, जिस एंट्री का वर्किंग नोट है उससे जस्ट पहले करा दिया, ताकि आप जब रिवीजन में क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ ये वर्किंग करी गई है, उसके बाद में ये एंट्री पास करी। अब देखो इन्होंने सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है उस पर मत जाना, ठीक है, इनका सॉल्यूशन बड़ा खतरनाक सा है, ये बच्चों के समझ में ही नहीं आएगा। इन्होंने तो ये एंट्री पास कर दी जिसका ना सर पता ना पैर,
ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्चुअल में ना ये सारी एंट्रीज का नेट एंट्री पास कर दी इन्होंने, इन्होंने प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करके नहीं दिखाई है। तो मतलब मेरे ओपिनियन में तो ये एंट्री मतलब कायदे की नहीं है, इनको प्रॉपर करके दिखाना चाहिए ताकि बच्चे को भी समझ में आए कि हाँ किस तरीके से हो।